हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो एल्गोरिदम हम करने वाले हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम। इसको जो है हम इसको हिस्टेरिक एल्गोरिदम भी बोलते हैं, हिस्टेरिक एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म्ड सर्च में कंसीडर किया जाता है। इसके बारे में हम और भी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज़ क्या है, इसमें करते क्या है। तो इसमें देखो एक फंक्शन बनाया हुआ है FN इक्वल टू GN प्लस HN। अब FN इक्वल टू जो है वो तो हम फंक्शन बता रहे हैं, और GN जो है उसको बोलते हैं मूवमेंट कॉस्ट, और HN होता है हिस्टोरिक कॉस्ट। जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लैपटॉप होता है, ठीक है, आपको परचेज़ करना है एक लैपटॉप जो कि आपको मिलता है 25,000 का। आपकी जो रेंज है वो है 25,000 अप्रॉक्सीमेट। तो अगर आपको कोई शॉप पे आप जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो? पहले तो जहाँ शॉप जाते हो वो कितना दूर है ये देखोगे, उसके बाद जहाँ से लोगे। अगर एक शॉप पे आप जाते हो जहाँ पे 25,000 का 24,000 का मिल रहा है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो है ये आपके 50 रुपये और लग रहे हैं, और एक यहाँ पर जो कि मिल रहा है 23,000 रुपये का, ठीक है, 23,000 का मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपके 50 रुपये लग रहे हैं जाने में। तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली आप यहाँ जाओगे जहाँ कम पैसे लगेंगे। तो बस इसी तरीके से काम करता है। इसको हम हिस्टेरिक एल्गोरिदम बोलते हैं। ये इसी तरीके से काम करता है, ऑप्टिमल वे निकालता है। तो ये होता है मूवमेंट कॉस्ट प्लस हिस्टेरिक कॉस्ट। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं आगे। तो कॉस्ट FN जो है हमारी वो कॉस्ट होती है इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। इसका मतलब हम समझेंगे एक एग्जांपल से नीचे। उसके बाद फिर हमने लिखा हुआ है कि वर्टिसिस वैल्यू का क्या मतलब, वो भी हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। और प्लस एस्टीमेट कॉस्ट मतलब जितना आप अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे थे, वो आइडिया जो आप लेके चल रहे थे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए आप इतना समझ लें। इसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू वीगो ऑफ B की पावर में D। सेम चीज़ है, B है हमारा ब्रांच फैक्टर और D जो है वो डेप्थ है। ठीक है, अब देखो एक इसके ऊपर हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका क्वेश्चन मैंने जो है वो डाला हुआ है। एक सेकंड गाइस। तो गाइस जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक आपको टेबल दे देगा, या फिर अगर आपको एग्जांपल दे दें तो आप इसको एग्जांपल की तरह भी यूज़ कर सकते हो कि एक हमारे पास ट्री है या ग्राफ है जो कि G से शुरू हो रहा है और एंड जो होगा वो होगा S से शुरू हो रहा है और G पे ख़त्म हो रहा है। ये क्वेश्चन में बताया होगा कि स्टार्ट विद और एंड विद क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। और अगर आपको नहीं भी बताया होगा तो आपको ये देखना होता है, G तो बताएगा कि एंडिंग नोड क्या है, वो आपको बताएगा हमेशा क्वेश्चन में। और स्टार्टिंग नोड के लिए आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा है जिससे दोनों साइड से बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ नहीं रहा। जैसे कि यहाँ पे S है, ऐसे है, ये भी। तो ऐसा है जिसके अंदर कोई आ नहीं रहा है, कोई दूसरा नोड नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो S से शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि S से दो जगह जा सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ S इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो f ऑफ S की अगर हम बात करें, अगर मेरे को कोई लैपटॉप लेना है और वो मेरे घर पर ही मिल जाता है तो वो मेरे को जितना मैं सोच रहा हूँ उतने में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 + 14, जहाँ पे 0 जो है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो 0 जो है हमारी वो एक्चुअल कॉस्ट है, और 14 जो है वो हमारी एस्टीमेट कॉस्ट है। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए गाइस इस टाइप से। तो चलिए अब आगे समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है, ये आ गया S के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम S से बात करते हैं B पे जाने की, दो जगह जा सकते हैं, S से B पे और C पे। अगर हम B पे जाते हैं तो हम लिख सकते हैं f ऑफ S ऑफ B, ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं f ऑफ S ऑफ C। अब जब B के केस में हम देखेंगे तो B के केस में देखो 4 जा रहा है, तो हम लिखेंगे B के केस में 4 है और यहाँ पे 12 है, तो हम क्या करेंगे 4 + 12 बन गया 16। वहीं पे हम नीचे जाके देखेंगे, नीचे जैसे जाएंगे गाइस, माफ़ करना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल है, मैंने नोट नहीं कर पाया था।
तो यहाँ पे 3 था, ये क्वेश्चन में था। तो अब जैसे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 + 3, 3 + 11, 3 हमारा चलने का खर्चा वर्टिक्स, और एज हो गई हमारी 11 की। ठीक है, तो आ गया हमारा 14। कौन सा ऑप्टिमल है? अब हमारे को पता लग गया कि ये जो है ये हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इस टाइप से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। तो हम यहाँ पे एक मार्क लगा लेते हैं ताकि हमारे को याद भी रहे, और हम यहाँ पे इसको नोट भी करते चलते हैं साथ साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, एक सेकंड गाइस, इसके बाद हम S से C पर पहुँच गए। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे C से। 2 जगह जा सकते हैं, एक जा सकते हैं E पे और एक जा सकते हैं D पे, तो हम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। हमारे को फाइनली पहुंचना कहाँ पर है? G पे पहुंचना है गाइस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि कहाँ पे जाना है। ठीक है गाइस, F ऑफ S, अब C था तो S C और ब्रैकेट में E। ठीक है गाइस, इसी तरीके से F ऑफ S C और ब्रैकेट में D। अब इसको भी करके देख लेते हैं गाइस, चलिए। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो जो S से C का है, अब अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो हम एज पे तो नहीं रुकेंगे, ये वैल्यू तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बीच की वैल्यू है, लेकिन हम रूट तो जा रहे हैं ना। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने घर से चलता हूँ, मैं एक दुकान में पूछता हूँ, 2 दुकान में पूछता हूँ, तो पहले मैं एक जगह गया जहाँ जाने के मेरे को लगे 50 रुपये, फिर मैं दूसरी जगह गया तो वहाँ पे जाने के मेरे को लगे 20 रुपये, लेकिन जो ओवरऑल लगेगा वो तो मेरा 70 रुपया लगेगा ना। यहाँ पर मेरे को चीज़ नहीं मिली वो बात नहीं है, लेकिन मेरे पैसे तो 70 रुपये लगे, तो इसलिए मैं इसको भी कंसिडर करूँगा इस केस में। तो फिर हम कैसे शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 + 3, क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू 3 थी। उसके बाद हम ये वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि ये एज की वैल्यू है, हमारे को बस वर्टेक्स की वैल्यू ले उठानी होती है इस केस में। उसके बाद फिर हम देखेंगे 3 प्लस, अब हम लिख सकते हैं 10 यहाँ से आएगा गाइस, देखो 10 और 4 + 4। ठीक है गाइस, इसकी वैल्यू आ गई 17 गाइस। अब हम दूसरे की देख लेते हैं इसी तरीके से। जब हम D के लिए देखेंगे तो आई 7, 3 तो आएगा ही आएगा, +7 + 6। ठीक है गाइस, 12 13 14 15 16। अब गाइस आपको दिख रहा होगा एक ऑप्टिमल है और एक ऑप्टिमल नहीं है। जो ऑप्टिमल होगा हम उसी को उठाएंगे और उसी के आगे हम चलेंगे। S से C, C से D और D से E। अब गाइज आप पूछेंगे कि हम D से E गए, इससे हमारे को ये ज़्यादा छोटा नहीं पड़ रहा था? तो गाइज आंसर ये है कि ये ज़्यादा छोटा पड़ेगा, तभी हम इससे जाएंगे, है ना। तो F ऑफ S C D E। अब गाइज अगर आपका ऐसा कोई डाउट है कि अगर ये बड़ा आ जाएगा, ये छोटा आ जाएगा और ये जो है ये छोटा रहेगा, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? तो हम ज़रूरी से यही वाला ऑप्टिमल का मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, जो छोटा पड़ेगा वो यूज़ करेंगे। तो अभी हम करके देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 3 था तो 3 लिखेंगे, प्लस 7 था 7 लिखेंगे, प्लस इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका 2 और 4। गाइस हमने 6 नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पर नहीं रुके हैं, हम आगे गए हैं, E पे चले गए हैं। D के लिए तो हम निकाल ही चुके हैं, अब हम E के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने निकाल लिया और हमारी वैल्यू आई है 3 10 और 16। ठीक है गाइस, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे को, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो 17 पड़ रहा था, 17, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे को 16 पड़ रहा है। तो ऑप्टिमल कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला ऑप्टिमल है, तो इसलिए हमने ये वाला ले लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, E तक हम पहुँच गए हैं, S से C, C से D, D से E और E से हमारे पास अब आप आगे क्या रास्ता है? G, सीधा साथ। ठीक है गाइस, तो G जैसे ही लिया, अब हमारा आउटपुट आने वाला है F S C D E और ब्रैकेट में G। अब शुरू से करते हैं एक बार, 3 + 7 + 2 + 5 प्लस, बस गाइज यही। अब देखो करते हैं इसको कैलकुलेट, तो आंसर आ रहा है हमारा 17 गाइज।
तो हमारा जो ऑप्टिमल पाथ है, ऑप्टिमल जो हमारा आ रहा है सबसे ज़्यादा बढ़िया जी के लिए, वो आ रहा है 17। तो चलिए अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ जो हमारा रूट है वो क्या है। ऐसे आप दिखा भी सकते हैं उस टाइम पेपर में, और अगर आप इसको ही एक्सप्लेन करके भी आ जाएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको ज़रूर से दिखानी है। ये चीज़ कि एस से हम सी पे गए, फिर हम डी पे गए, फिर हम ई पे गए, फिर हम जी पे गए। तो गाइज़ अब इस वाले एल्गोरिदम में इतना ही था। तो दैट्स ऑल फॉर द ए स्टार एल्गोरिदम, और वी कैन से heuristic algorithm.